चलो मॉडल में अभी क्या कंफ्यूजन है? अगर मॉडल में मैं बात करूं, आपके बिजनेस लेयर में कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो। अभी हम किस लाइन में क्या कर रहे हैं, कोई भी लाइन अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप पूछ लो उससे। कुछ प्रोग्राम दो सर, इसको तभी घर के लिए काम दो तभी समझ। इसमें प्रोग्राम नहीं बनता है, इसमें प्रोग्राम नहीं बनेंगे। इसमें बस आप ऐसे प्रॉपर्टीज बनाकर अपने से टेस्ट कर सकते हो। जैसे आप एम्प्लॉय की ले लो, एम्प्लॉय डिटेल ले लो, एम्प्लॉय की फंक्शन लगो, उसके लिए सेट कर डालो, उसके लिए सैलरी वैलरी मेंटेन करते हो, उसके लिए सेट कर डालो सैलरी के लिए एम्प्लॉय की, कब सेट होगी, कब गेट होगी, कितना सेट होगा, कितना गेट होगा, कैसे अमाउंट सेट होगा, आपको सोचकर उतना करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं बनते थे हमने रहते हैं लोग प्रोग्राम बनवाते, कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पर। अब एक एप्लीकेशन बन रहा है तो एक एप्लीकेशन में किसी एक मेंबर की बार प्रॉपर्टी बनती है। ये बार बार चीज़ें होती नहीं, कि बहुत कम होती है, लेकिन होती है, इतना है। लाइन्स को देखिए और समझिए किस लाइन में क्या कोड राइट किया गया है, और अगर ऐसे कोड में किसी में प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। कल का कॉम्प्लिकेटेड था, आज का कॉम्प्लिकेटेड ना तो आसान है। ये तो जबरदस्त है कॉम्बिनेशन। ये दिमाग से निकाल दो अपने, कल करने याद आज में नहीं आएगा। कल वाली प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आता है क्या होती है प्रॉपर्टी, क्यों यूज करते हैं? बेसिक सीन नहीं समझ में आता। जब बेसिक सीन नहीं समझ में आएगा देवी नहीं समझ में आएगा। बेसिक सीन इतना है प्रॉपर्टी का कि अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया तो उस वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना है और उस वेरिएबल की वैल्यू को रीड करना है। नॉर्मल हम वेरिएबल की वैल्यू को रीड या उसमें वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सारे वेरिएबल नॉर्मली प्राइवेट बनते हैं। और हमने जब एक लाइब्रेरी में कई वेरिएबल बनाया तो उसको हम दूसरे एप्लीकेशन में नॉर्मली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें उसको प्रॉपर्टी में बनाना पड़ता है, प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए हमने उसकी प्रॉपर्टी बनाई ताकि हम वेरिएबल वैल्यू को सेट कर सके और गेट कर सके, जिसके लिए हम गेट और सेट नाम की दो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। गेट को हम लोग रीड प्रॉपर्टी, सेट को राइट प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में हम अपनी कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं कि कब वैल्यू सेट होगी, कब वैल्यू गेट होगी, किस कंडीशन में हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, किस कंडीशन में वैल्यू गेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे कुछ अल्टरनेट सोल्यूशन होते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। जैसे हमने एक प्रॉपर्टी बनाई कस्टमर अकाउंट नंबर के लिए, इसको केवल हमने गेट दिया। भाई प्रॉपर्टी में फायदा ये है कि आप अगर चाहते हो यूजर हमारी वैल्यू केवल गेट कर सके, ने केवल गेट बनाया, सेट नहीं बनाया। हम चाहते हैं यूजर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट भी कर सके, सेट भी कर सके, तो हमने गेट भी बना दिया, सेट बना दिया। हम चाहते हैं यूजर कोई सेट कर सके, गेट ना कर सके, केवल हमने सेट दिया। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या एक्सेस मोड देना चाहते हैं, क्या क्या हम करना चाहते हैं उसमें। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम गेट और सेट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दोनों देना है दोनों दीजिए, सिंगल देना है सिंगल दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम डेटाबेस से भी उठा रहे होंगे तो हमें क्या आपका डीएलएल में चेंजेस करने पड़ेंगे? कनेक्शन हिस्ट्री में हाँ बिल्कुल, डीएलएल में सारा काम चेंज करना पड़ेगा, सारी चीजें से डीएलएल मॉडल का बिजनेस लॉजिक जितनी होगी आपकी वो सब डीएलएल में होगी। और दूसरी चीज है कोड देख करके कभी डरना मत। थोड़ा सा कोड ज्यादा हो रहा है उसे लेकर के नहीं समझ में आएगा, ज्यादा हो गया फ्लो हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। ये मत कोड डालने में तो ऐसे कोड पता नहीं कितने राइट करने पड़ेंगे। कोड लेने होता है, ये कोडिंग का पूरी दुनिया ही है। कोडिंग में सोचो मत कितना लंबा कोड हो जाएगा।
जब आप एप्लीकेशन पे काम करोगे तो 2-3 लाइन के से कोड राइट होते चले जाते हैं। होता है, लेकिन सर ये स्टार्ट में दिमाग में बैठा होता है, इतना बड़ा कोड आप कैसे सकते? नहीं, ये बस सीन सिनेरियो समझते चलो, सीन समझते चलो, काम करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोड चाहिए जितना लंबा जो है उससे मतलब नहीं। और अगर कोडिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो डेवलपर कभी नहीं बन पाओगे। एक मैं एमवीसी पढ़ाता हूँ, बैच है वीकेंड में कोडिंग की। एमवीसी फ्रेमवर्क है तो पीएचपी का फ्रेमवर्क, लेकिन फिर भी एमवीसी तो एमवीसी होता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर तो होगा ही होगा। यहाँ से गए वहाँ पर, वहाँ से वहाँ पर, मॉडल व्यू कंट्रोलर से डाटाबेस में यहाँ वहाँ दुनिया भर की फाइलें होती है। अब वो लोग सुधीर सर ने उन लोगों को पीएचपी पढ़ाया और उसमें सिंगल पेज पर ही वहीं पे एचटीएमएल, वहीं पर सीएसएस, वहीं पर जावास्क्रिप्ट और वहीं पीएचपी राइट करके दिखा दिए छोटा सा पेज करके, और लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है। कोडिंग प्रैक्टिस तो है नहीं। अच्छा, मैं 4 फाइलों को ले जाकर मॉडल रिव्यू पे व्यू कंट्रोल से डाटाबेस ले गया, कंफ्यूज सर यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं, और कंफ्यूज क्योंकि उनके पास कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है। कोडिंग प्रैक्टिस नहीं है तो यही प्रॉब्लम होगी। पढ़ने के लिए क्या होता है ना कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं उन पे जब तक आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगी चीज़ें। कोडिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज टेलर को क्या होता है, बहुत टेलर ऐसे होते हैं कि उन्हें आपको सेटिस्फाई करना है। छोटा सा प्रोग्राम दे दिया इजी सा, चलो आपको दे दिया, आपको समझ में आ गया, आप खुश हो गए, समझ में आ गया है, उस समय आपको खुश हो गया, समझ में आ गया, चलो ठीक है अच्छा है। लेकिन जब आप बाद में आगे चलोगे और अपने लेवल पे काम करोगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि वहाँ पर उतने छोटे से नहीं चलने वाला है। वहाँ तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहाँ से को रिलेट करके आएगी। लाइब्रेरी में है, आप काम करो, जब आप एप्लीकेशन की लाइब्रेरी बनाओगे तो उसमें ऐसी पता नहीं कितनी लाइब्रेरी बनती है, लेयर फाइलें बनेगी। हर फाइल में अभी तो मैं केवल आपको 3 लेयर पे बता रहा हूँ, केवल मैं 3 लेयर पे काम कर रहा हूँ। अगर आप यहीं पे चलेंगे एप्लीकेशन पे काम करें तो वहाँ पर 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, इवन 9 लेयर तक बनती है। बैंकिंग एप्लीकेशन के 9 लेयर बनते हैं, 7 लेयर बनते हैं। अब 7 लेयर बनने का मतलब है एक फाइल दूसरी कॉल कर रहा है, दूसरे तीसरे कॉल कर रहा है, तीसरा चौथे कॉल कर रहा है, फिर जाकर के फाइनल आउटपुट मिल रहा है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी आएगी। और अगर कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ पे 30% भी समझ के जाओगे पैटर्न को तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज वेबसाइट डेवलपर बन जाओगे, वेबसाइट डेवलप करते रह जाओगे, डाटा डेवलपर नहीं बन पाओगे। तो फिलहाल अच्छा, इसमें एक कंडीशन है कि जब हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन से यहाँ पर से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने ऐसा कोई अमाउंट दे दिया, लेट सपोज मैंने यहाँ पर 20,000 दे दिया, तो ट्रांजेक्शन तो होगा ना इस केस में, और 20,000 दे रहा है तो ये हमें बताए कि ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन फेल हुआ, सक्सेस हुआ, बताना चाहिए इसको। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे बताएगा ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ है? आपको दिख रहा है बैलेंस उतना का उतना ही रह गया, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, लेकिन हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि अगर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो कुछ मैसेज करके आए कि इनसफिशिएंट बैलेंस समथिंग करके आता है, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन में इनसफिशिएंट बैलेंस, प्लीज एंटर दिस बैलेंस, बिलो दिस बैलेंस, व्हाटएवर दिस बैलेंस, या कुछ मैसेज करके आए। कंडीशन कैसे लगाएं कंडीशन, क्या लगाएंगे? एल्स में डालोगे ना? कौन से एल्स कहाँ पे, किस में? डीएलएल के एक कंडीशन एल्स में क्या डालेंगे? यहाँ पे डाल सकते हैं ये चीज डाल दें के और शो करेगा अमाउंट के मीनिंग अमाउंट है। तो यहाँ पर तो प्रिंट हम कुछ गेट सेट में कुछ समझा दीजिएगा, गेट सेट में कुछ प्रिंट नहीं कर सकते आप, कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं लगा सकते, रीड लाइन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वैल्यू केवल सेट करता है और रिटर्न करता है। ये मैजिक मेथड्स हैं। अब मैजिक मेथड्स कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करती है, कोई बिजनेस लॉजिक इसमें जनरेट कर सकते हैं आप, तो वहाँ तो आप लगा ही नहीं सकते, वो तो एक्सेस लेयर है, एक्सेस लेयर पे थोड़ी लगाएगा यूजर। आप ये कह रहे हो डीएलएल में नहीं लगा सकते? डीएलएल पे लगा सकते हो लेकिन प्रिंट दे सकते हो, यहाँ केवल लॉजिक ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वहाँ पर हम किसी वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे क्या? कंपेयर तो कर सकते हैं वहाँ पर।
बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे, क्या करोगे? वहाँ पर कंपेयर कर लिया, जैसे इफ कंडीशन में वैल्यू वैल्यू को चेक करेंगे, अगर वो ग्रेटर है तो उस कंडीशन में उसकी एक वैल्यू हम उठा लेंगे, किसी भी वेरिएबल में रख के उसको हम ग्रेटर है किससे? आपकी जो एक्चुअल बैलेंस है, एक्चुअल बैलेंस से। जैसे तो कि एक्चुअल बैलेंस आपको क्या पता होगा क्या, पहले से कितना होगा उसका बैलेंस? वो नहीं पता होगा ना। जैसे हमारा वहाँ पर एक्चुअल बैलेंस की वैल्यू तो होगी, वो तो हमारे डेटाबेस में कहीं ना कहीं सेव होगी, उसको हम कंपेयर तो कर ही रहे हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम भी हमने किया था, जैसे मिनिमम डिजायरेबल अमाउंट है, तो वहाँ पर तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का काम यूजर कैसे क्यों करेगा? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब लेयर पे वर्क होता है तो जो सीनियर डेवलपर होते हैं वो, मान लो आप सीनियर डेवलपर हो, ठीक है, आपने क्या किया, ये लाइब्रेरी बनाकर किसी जूनियर डेवलपर को दे दिया और उसको बोला कि आप इस लाइब्रेरी को फॉलो करते हुए आगे काम बढ़ाओ, ठीक है, तो वो आपकी लाइब्रेरी को केवल फॉलो करेगा। आपकी लाइब्रेरी में कमी क्या है उससे उसको क्या मतलब है? जो कमी रहेगी वो आपकी प्रॉब्लम है, वो उस लाइब्रेरी को फॉलो करके आगे इम्प्लीमेंट कर देगा। वो कंडीशन क्यों लगाए? वो तो एक्सेस यूजर है ना, यूजर को कंडीशन क्यों लगाएगा? आप ये कह रहे हो डीएलएल वो आपके ऑप्शन में क्यों करेगा? वो वहां पर क्यों करेगा? वो तो डीएलएल में करो आप, वो लॉजिक आप एक डीएलएल में इम्प्लीमेंट करो। कंपेयर करने का काम है डीएलएल में कंपेयर करो, वो तो केवल एक्सेस लेयर है, वहां से केवल एक्सेस होगा बस। वैल्यू सेट हो रही नहीं हो रही वो आप यहाँ पर मेथड में अपनी सेट गेट प्रॉपर्टी में से चेक करोगे। तो इसमें हम ये भी डाल सकते हैं क्या? जो हमारी वैल्यू है, मीन्स हाँ जो कस्टमर बैलेंस है, हाँ नॉट इक्वल टू और नॉट लेस देन, जो हम वैल्यू डाल रहे हैं। क्या डाल सकते हैं, किससे बोलिए? एक जो वैल्यू हम तो वैल्यू से कंपेयर कर रहे थे ना, तो वो वैल्यू हमारी या तो आपके इक्वल हो आपके बैलेंस के और ना लेस। उस कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो एडजस्ट कर दें। नहीं, बहुत सिंपल कंडीशन होगी। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम सिंपल सा वेरिएबल ले लेते हैं पब्लिक। लेट्स में ले लिया पब्लिक, लेट्स फ्लैग पब्लिक बदल, यहाँ पर बूलियन टाइप का ले लेते हैं, बूलियन इट्स अ फ्लैग इज इक्वल टू, मैंने दिया बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स, ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स सेट किया। और सिंपली यहाँ पर आकर के हमने क्या किया, एल्स यहाँ पे आकर के हमने किया जस्ट बूलियन सॉरी फ्लैग इज इक्वल टू, ठीक है। तो बेसिकली अगर वैल्यू सेट होगी तो आपका ये काम होगा, एल्स नहीं चलेगा। वैल्यू नहीं सेट होगी तो उस केस में क्या होगा, ये वाला करेगा और ट्रू रिटर्न करेगा ये। तो वहां से चेक कर लेंगे, अगर फ्लैग की वैल्यू आ रही है ट्रू तो उस केस में क्या है, बैलेंस आपका सेट नहीं हुआ है, मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और जिसकी वजह है इनसफिशिएंट अमाउंट। तो यहाँ पर हम जाके बिल्ड करें इस मॉडल को, कंसोल एप्लीकेशन में चल के यहाँ पर ट्रांजिशन करने के बाद अगर यहाँ पे आकर के हम करें जस्ट इफ, मैं बोलता हूँ यहाँ पर फर्स्ट डॉट फ्लैग, अगर ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, यहाँ पर हम ऐसे देते हैं यूजर को कंसोल डॉट राइट लाइन। तो यहाँ पर तो अभी हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा फिर से।
तो यहाँ पर हम केवल बिजनेस लॉजिक में तो वही राइट हुई ना, यहाँ केवल हम एक्सेस कर रहे हैं। आप तो कहते हैं यहाँ पे चेंज ना हो। यहाँ पर मैसेज वगैरह तो हमें प्रिंट कराना ही पड़ेगा ना, मैसेज हम यूज एक्सेस लेयर से ही देंगे। क्योंकि सर ये चेंजेस नहीं होंगे अंदर है, आपको भी ना मालूम होते हैं। सर आपने कहा था यार चेंजेस नहीं हो। ये चेंजेस तो करनी पड़ेगी। मतलब पहले मतलब यहाँ पे बोलते यहाँ पे चेंजेस होंगे फिर। हाँ? यहाँ पर भाई ये तो आपको ये अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम बैलेंस यहाँ पर तो नहीं दे सकते, एक्सेस कर सकते थे ना। देखिए इस बुलियन हम वैल्यू वेरिएबल का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम एक्सेस लेयर में यूजर को ये दे सकते हैं। चलो ठीक है बुलियन आप ले लो, लेकिन उसे हम बैलेंस अपना नहीं, जो ओरिजिनल बैलेंस है उसे हम नहीं दे सकते थे। एक्सेस लेयर में हम ओरिजिनल बैलेंस कैसे दे सकते हैं, क्या हो क्या नहीं हो, उसमें यूजर को एक्सेस हम नहीं दे सकते, इसलिए हमने केवल बुलियन ऐसा वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू कुछ नहीं, मतलब जो इनवैलिड है। अब ये आपका सही काम करेगा। अगर हम डालें यहाँ पर ट्रांसफर फेल बैलेंस और एग्जिट कर गया ये, अगर हम डाला यहाँ पर 12,000, ये कंडीशन हो रहा है। और दूसरी कंडीशन है, अगर हमने कुछ ट्रांसफर डाल दिया यहाँ पर, अगली कंडीशन काम करेगी। चेंजेस ये रही आपकी इसमें इतनी सी, और दूसरे वाले पे चेंजेस जो हुई है वो एल्स वाले पार्ट में आकर के हमने इतना किया, फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू ट्रू कर दी। ऊपर इसको डिक्लेयर किया था सर, ऊपर डिक्लेयर किया था पब्लिक करके, पब्लिक बूलियन फ्लैग इक्वल ट्रू फॉल्स किया था मैंने। लाइब्रेरी जब वहाँ पर बिजनेस लॉजिक की बात आती है, वो सारी बिजनेस लॉजिक हमेशा टेलर में ही होती है, उसको आप डायरेक्ट एक्सेस लेयर में नहीं देते हैं। वैसे आप बना वहाँ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर देने का मतलब है फिर वो सिक्योर नहीं रहेगा, रीयूजेबल नहीं रहेगा। और यहाँ पर देने का मतलब है सिक्योर है और रीयूजेबल है। तो इसके लिए भी हम आगे आप
कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, आप एएसपी भी यूज कर सकते हो, आप एमबीसी भी यूज करोगे, हर जगह यूज होंगे। हाँ बिल्कुल कराऊंगा, ये एएसपी एमबीसी में इसका तो काम ही नहीं होगा। एमबीसी में खास करके वहाँ पर बिना प्रॉपर्टी के आप कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, इसका एक बहुत अल्टरनेट वे है जो आपको बता दूं, बहुत सिंपल वे है। जैसे मान लो मुझे एक प्रॉपर्टी को सेट करनी है, मतलब ये तो सी शार्प 4.0 तक की कंडीशन थी। ये प्रॉपर्टी सी शार्प 6.0 में एक ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी आई है, ऑटो इम्प्लीमेंटेड। तो अगर जैसे आपने यहाँ पर बोला जस्ट हमने बोला यहाँ पर मान लीजिए INT जस्ट क्या बोलूँ, स्ट्रिंग देता हूँ, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट लेट्स यहाँ पर सिंपली मैं से कर सकता हूँ शिफ्ट एंड देखिए जो काम हम नॉर्मली इतनी लंबी सी लाइन में कर रहे थे, तो ये के लिए जैसे मैंने इतना लंबा सा किया है, वो काम हम सी शार्प 6.0 की प्रॉपर्टी का यूज करके इतने छोटे लाइन से भी कर सकते हैं, और ये सेम वही काम करेगा जो काम ये करेगा। क्यों बता रही है? मैं तो यही सोच रहा था काम तो इस पे होता है। नहीं, लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना है, ये पुराने वर्जन की प्रॉपर्टी है और ये नए वर्जन की प्रॉपर्टी है। ये नए वर्जन की प्रॉपर्टी है, आप डायरेक्टली ऐसे भी राइट कर सकते हैं। कुछ नहीं बोल रहा। और आपके उसमें अगर आप यहाँ पर इसमें मेरे सपोर्ट नहीं कर रहा ठीक से, प्रॉपर्टी जनरेट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है कि आप प्रॉप टाइप करो और उसके बाद एंटर कर दोगे, तो ऑटोमेटिक सारी प्रॉपर्टी जनरेट होकर आ जाएगी। तो नए स्टूडियो में फैसिलिटी है, अपने आप जनरेट हो जाती है, ऑटो इम्प्लीमेंटेड होती है। लेकिन ये कंडीशन है कि जब आपको कंडीशन वंडीशन लगानी हो प्रॉपर्टी पे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके साथ ब्रैकेट वैकेट लगा करके कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसे हमने लगाया था। नॉर्मल कंडीशन नहीं लगानी है तो आप डायरेक्टली ऐसे करोगे, सेट राइट कर दोगे तो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी आपकी सेट हो जाएगी। प्रॉपर्टी आगे नहीं जाती। जैसे यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज हैं, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस और मोबाइल नंबर। हम बैलेंस पे चेंजेस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो यानी कि जो प्लस वाली जो स्टेटमेंट होगी, प्लस वाले में सेट और गेट के साथ कोई प्रेशर लगा कंडीशन लगा दीजिए बस। बाकी जब नॉर्मल है तो ऐसे डायरेक्टली सेट गेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो इसमें आगे नहीं रहा था। ऑप्शन आगे नहीं रहा। प्रॉप नहीं आ रहा है, टाइप करो थोड़ा सा प्रॉप। प्रॉप नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है वो, प्रॉपर्टी नहीं आ रहा। PROP आ रहा। आता है प्रॉप पे आता है।
चलो फिलहाल ये रहा प्रॉपर्टी की कहानी पूरी। वैसे आप नॉर्मली ऐसे यूज कर सकते हो, लगा सकते हो बैठ के। ये सेट और कट करने का तरीका हो गया। इसके बाद इसी में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं इनमरेशन। इनमरेशन इनमरेशन सी शार्प में क्या होता है? इनमरेशन ये अलग ही है, कोर्स में ही है। हाँ इंडेक्स का भी आपने बताया था एक्सप्रेशन इनोवेशन का, हाँ आपने इनोवेशन का बताया था यूज टू नल द पैटर्न ऑफ द इंडेक्स एलिमेंट which represents the name and name value of each index, बताया था इसके बारे में तो प्रूफ की पहले। क्या बताया था? It is used for the match of the pattern with the name index element which represent or represent the name value of each index. You can create list of item using enumeration. It also called a user-defined data type which restricts the particular. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। प्रैक्टिकल करवाया था? नहीं। प्रैक्टिकल नहीं करवाया था, चलो प्रैक्टिकल करवाता हूँ। इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बात वही है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है by which you can restrict हाँ। अब इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इसका सिंटैक्स होता है पब्लिक इनम प्रोग्राम कराया आपने। प्रोग्राम कराया था। हाँ। चलो एक बार फिर से करा देता हूँ, पुलिस में बात है, थोड़ा सा छोटा सा है।
कोई भी हो। इंडिया पाकिस्तान में रहने इनोवेशन से बेसिकली हम यूज़र को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वह पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू ही केवल वह डाल सकता है, दूसरे टाइप की वैल्यूज को एंटर नहीं कर सकता है, सबमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है। इनोवेशन एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से आप लेते हैं इंटीजर, आपने आईएनटी लिया तो केवल इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, आपने स्ट्रिंग लिया तो केवल स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हैं, आपने लिया बूलियन तो केवल बूलियन डाल सकते हैं। वैसे अगर आप अपना इनोवेशन बना लेते हैं तो आपका अपना खुद का डाटा टाइप बन जाएगा, जिसमें आप जो टाइप जो वैल्यूज प्री स्पेसिफाइड करोगे केवल वही प्री स्पेसिफाइड वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, दूसरी वैल्यूज को रिसीव नहीं करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एक बार यहाँ से, और लेट्स मॉडल में चल के क्लास के बाहर नेम स्पेस के अंदर और क्लास के बाहर इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये बन गया मेरा इनोवेशन आउटकम। तो ये बन गया मेरा इनोवेशन। ये एक बार मैं इसको बिल्ड कर दूं, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं इसका डेटा टाइप बना दूं, वेरिएबल इसका बना दूं, तो मैं बनाता हूं यहाँ पर कैसे हूँ, कंट्री इस डाटा टाइप, और मैं ले गया मान लीजिए कस्टमर ओके, ये एक वेरिएबल में डिफाइन कर दिया मैंने। अब इसकी भी आप चाहे तो प्रॉपर्टी बना सकते हो, तो मैं सिंपली यहाँ पर करूँगा क्या, अब इसको मैं क्या करूँगा, दो इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर, सेट और गेट। नॉर्मल मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेट गेट बना दिया। अब इसको हम सेट करेंगे और गेट करेंगे कहाँ से, अपने एप्लीकेशन से। ठीक है, इसका सेट गेट इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन में और यहाँ पर सेट करते हैं कस्टमर का क्या, कंट्री। तो लेट्स सेट कस्टमर कंट्री, यहीं पे सेट कर लेते हैं ऊपर हम। तो जस्ट कस्ट डॉट कस्टमर कंट्री इज इक्वल टू व्हाट, आप यहाँ क्या डालें, तो आप यहाँ पर केवल वही वैल्यू डाल सकते हैं जो इनोवेशन में स्पेसिफाइड है, मतलब कंट्री नाम के डाटा टाइप में स्पेसिफाइड है, इस डाटा टाइप पे यहाँ पे कस्टमर में इसमें। तो कैसे देंगे आप उसे, कुछ ऐसे दे सकते हैं, आप देंगे यहाँ पर कंट्री डॉट करेंगे तो ये आपको सारी कंट्रीज को लिस्ट कर देगा। इसकी लिस्ट खुल के आ गई। अब उसकी जो कंट्री है आप, मतलब यहाँ पर कंडीशन ये है तो आप पर्टिकुलर लिस्ट में से ही आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यूजर्स को कि वह पर्टिकुलर आइटम को ही केवल सेलेक्ट कर सकता है, इसके अलावा वो सेलेक्ट नहीं कर सकता। अब आप उसे प्रिंट कराओ या चाहे जो करो आपकी मर्जी, लेकिन वैल्यू को सेट और गेट करने का उसका तरीका तो यही रहेगा, वो अब दूसरी वैल्यूज को सेट या गेट नहीं कर पाएगा। अगर वो चाहे अपने से कोई कंट्री डालना चाहे, कोई अपनी कंट्री डाल दे तो नहीं डाल सकता, वो केवल वही कंट्री डाल सकता है जो कंट्री पहले से इसमें एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, और अगर आप इस पर राइट क्लिक करोगे, गो टू डेफिनेशन पे चलोगे इसकी, तो इस लाइब्रेरी में इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर दिखाएगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसका इनोवेशन कंट्री, और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इंडिया क्या किया इसने,
जीरो इंडेक्स पे पाकिस्तान को मतलब ऑटोमेटिक से इंडेक्सिंग कर ली है हर वैल्यू की, ठीक है, और हर वैल्यू की करस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स बन गया, ठीक है। और बस आप वैल्यू जब एक्सेस करोगे तो उसके इंडेक्स एक्सेस हो जाएगा, उस इंडेक्स की वैल्यू को मिलेगी। तो इससे आपको समझ में आता है कि पर्टिकुलर हमारी जो कंडीशंस है वो ये है कि यहाँ पर हम जो कुछ बना रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो केवल यूजर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ आइटम में ही वो आइटम को सिलेक्ट कर सकता है। ऐसा बहुत सारे केस में होता है, जैसे हमारे पास लिस्ट ऑफ नेम ऑफ डे है, नेम ऑफ मंथ है, नेम ऑफ ईयर है, नेम ऑफ कंट्री है, नेम ऑफ स्टेट है, नेम ऑफ सिटी है, नेम ऑफ कलर है। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जिस पर हम लिमिटेड वैल्यू होती है, वहां पर हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, केवल इतनी बेसिक इतनी सिलेक्ट कर सकता है, केवल इतनी हमारे पास है, केवल उसी में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इनमरेशन का फीचर होता है जिसे अपने हिसाब से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप इससे आगे प्रिंट कराओ या चाहे जो कराओ, कस्टमर डॉट कंट्री कस्टमर कंट्री को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वैल्यू आपने यहाँ से सेट कर ली है उसकी, ओके। इनोवेशन बनाना बहुत आसान है, जो आपने देखा कैसे आप बना सकते हो, एकदम आसान है, और उसे एक्सेस करना भी आसान है। और इनोवेशन जब आप बनाते हो तो आपका खुद का डेटा टाइप बन जाता है, जैसे बाकी डेटा टाइप होते हैं वैसे इनोवेशन भी होगा। कोई डाउट इनोवेशन में? चलिए, प्रॉपर्टी और इनोवेशन आपका खत्म होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंडेक्सर का। क्लास के अंदर अगला मेंबर आपका होगा इंडेक्सर। देखो भाई, किसी का आत्मा तड़प रही है कब से, शांति प्रदान करो उसे। इंडेक्सर क्या होता है? एक वर्चुअल एरे होता है जो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने क्लास के मेंबर को, अपने ऑब्जेक्ट को एक एरे की तरह ट्रीट कर सकते हो। वर्चुअल एरे का मतलब होता है कि वो एरे की तरह बिहेव तो करेगा लेकिन वो रियल में एरे नहीं होगा। बिहेव एरे की तरह करेगा लेकिन एरे नहीं होगा। जिसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई क्लास है, उस क्लास में अगर हमारे पास कुछ मेंबर हैं तो उस मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम मेंबर नेम डॉट लगाकर जो एक्सेस करते हैं, उसकी बजाय हम उसको इंडेक्सर में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या होता है कि वो एक तरह का ऐसा एरे बन जाएगा जिसमें हम एरे जैसे लूप लगा कर एक्सेस करते हैं, वैसे उसको हम लूप लगा कर एक्सेस कर सकते हैं। उसका फायदा केवल इतना होता है कि क्लास के मेंबर को एक्सेस करने में आसानी होती है। एक बार आपने इंडेक्सर बना दिया, उसको एक्सेस करने में आसानी होती है, ठीक है। आगे चल के आपको एक टॉपिक मिलेगा जेनेरिक लिस्ट, आगे मिलेगा कलेक्शन मिलेगा, कलेक्शन में जेनेरिक मिलेगा, जेनेरिक में जेनेरिक लिस्ट मिलेगा। तो जेनेरिक लिस्ट जो या जेनेरिक जो बनता है उसमें इंडेक्सर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारी एक क्लास है, उस क्लास में हम कंट्री के नेम स्टोर करना चाहते हैं,
ठीक है। तो नॉर्मली स्टोर अगर हम करें तो उसमें क्या होगा कि उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप उसमें कंट्री ऐड करना चाहोगे तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट एक मेथड लगाओगे जो कंट्री ऐड करेगा, ठीक है। अगर आप उसको एज अ इंडेक्सर बना देते हो तो आप एरे में जैसे वैल्यूज को ऐड करते हो वैसे आप ऐड कर सकते हो, एरे से जैसे वैल्यू को गेट करते हो वैसे उसको गेट कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से आपको वैल्यू को गेट करने की और सेट करने की फैसिलिटी देता है। जैसे आप नॉर्मल गेट करते हो, क्लास नेम डॉट मेंबर नेम देते हो या ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम देते हो, वैसे वहां पर आप एक लूप लगाओगे और लूप लगाकर सारी वैल्यू को गेट कर सकते हो जैसे एरे गेट करते हो, या एक लूप लगाओगे जैसे वैल्यू को सेट करते हो उसे आप सेट कर सकते हो। बहुत आसान तरीके से रीड राइट की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। जहां पर लिस्ट ऑफ आइटम की बात आती है वहां पर हम उसे यूज करेंगे। अभी शायद वो थोड़ा सा उसका आपको सही मतलब ना समझ में आए, लेकिन आगे चल के जब जेनरिक रूप से यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। वैसे अगर एरे के बारे में बात करूं तो एरे का डिसएडवांटेज क्या होता है, कोई बता पाएगा कि एरे का ड्रॉबैक क्या होता है? बाउंड विथ साइज, साइज के साथ आप बाउंड होते हैं। दूसरा ड्रॉबैक और ये डेटा टाइप बाउंड विथ टाइप। यही दो ड्रॉबैक सबसे मेजर है एरे के कि एक साइज के साथ बाउंड होते हैं आप, एक टाइप के साथ बाउंड होते हैं। लेकिन जब हम आते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे आप यूज करते हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है आप कितने वैल्यू डाल सकते हो, मतलब जैसे एक लिस्ट बना रहे हो आप कंट्री के लिए, हो सकता है 2 कंट्री, हो सकता है 10 कंट्री, हो सकता है 100 कंट्री हो सकता है और भी कंट्री हो। तो यहाँ पर आप पहले से कुछ स्पेसिफाई करते हो कि कितनी कंट्री में डालनी है? नहीं, आप डालते चले जाते हो, लेता चला जाता है, आप डिलीट करते चला जाओ, डिलीट होता चला जाएगा। लेकिन एरे में तो ये प्रॉब्लम है, एरे में प्रीफिक्स होता है, ये प्रीफिक्स क्यों नहीं है, रैंडम क्यों है ये? क्योंकि ये एरे नहीं है। बिहेव एरे की तरह करता है कि एरे की तरह आप लोग को लगता है कि एरे की तरह वैल्यूज में डाल रहे हैं, एरे की तरह वैल्यूज में रिमूव कर रहे हैं, लेकिन वो रियल में एरे नहीं होता है। वो रियल में 2 चीजों से मिलकर बना है। उसमें एक चीज होती है जेनरिक और एक चीज होता है इंडेक्सर। 2 चीजों को मिलाकर के पैकेट बनाया गया है और आपको दिया गया है सिंपल सी क्लास और बोला गया कि क्लास को यूज करो, आप इसमें आइटम ऐड कर सकते हो, आइटम इसमें से रिमूव कर सकते हो, मतलब एरे की तरह से यूज कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। लिस्ट, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको। जैसे मेरे पास मान लो एक मैं बना रहा हूँ कंट्री के लिए, मान लो वो बना रहा हूँ मैं एरे, तो जस्ट रन बना यहाँ पर एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट हमें मिलता है यहाँ पर सिस्टम डॉट कलेक्शन नेमस्पेस के अंदर है। वैसे हम क्या करेंगे, यूज इट सिस्टम डॉट कलेक्शन नेमस्पेस इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ मिलेगा आपको एरे लिस्ट। तो जस्ट एरे लिस्ट लेट्स से कंट्री इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये काम क्या हो गया, एरे लिस्ट क्या यहाँ पर क्या है, एक क्लास है और आपने इस क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और आप सिंपली करते क्या है, ऐसे करते हैं कंट्री डॉट ऐड मेथड यूज कर, सॉरी ये वाली कंट्री डॉट ऐड, आपने ऐड कर दिया मान लीजिए इंडिया, आप इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, जितनी कंट्री आपको ऐड करनी थी आपने क्या किया, ऐड कर दिया। अब मुझे इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान,
जापान, ये हो गया ना, कुछ मैंने 4 कंट्री दे दी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम हर कंट्री को एक्सेस करना चाहें ना, तो हम यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाएंगे। मैंने यहाँ पर जस्ट ऑब्जेक्ट इसका टाइप दे दिया मैंने, ऑब्जेक्ट लेट्स टी इन व्हाटएवर बट, और मैंने यहाँ पर बोला राइट लाइन, ऐसा व्हाटएवर बट टी डायरेक्टली प्रिंट करा दीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर सारी लिस्ट ऑफ कंट्री हमें इंडिया, पाकिस्तान, जापान, चाइना मिल रही है। देखिए समझने वाली चीज है यहाँ पर, वो चीज ये है समझने वाली कि भाई लूप में ट्रस्ट करने की फैसिलिटी तो आपको एरे देता है, एरे में लूप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये एरे तो है नहीं, ये तो ये क्लास है। अगर इस पर राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन पे चले इसकी, तो आपको दिखेगा पब्लिक क्लास एरे लिस्ट, ये तो ये क्लास है। तो क्लास में ये चीज कैसे पॉसिबल है? हालांकि ये क्लास जब बनी है तो कई अलग अलग इंटरफेस को इनहेरिट करके बनाई गई है, वो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन फिर भी है तो ये क्लास ही। और ये क्लास ऐसी फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड कर सकता है कि आपको एरे की तरह डील करने की फैसिलिटी दे रहा है कि आप एरे की तरह उसमें लूप लगा ट्रस्ट कर रहे हो। तो कहीं भी कहीं ये है क्लास, लेकिन इसका एक वर्चुअल एरे बनाया गया है जो एरे नहीं है, लेकिन एरे की तरह डील करने की फैसिलिटी दे रहा है। और ये जो बनाया गया है ये रियलिटी में जेनरिक और इंडेक्सर को यूज करके बनाया गया है, क्योंकि जेनरिक जो होता है वो टाइप डिफाइन करता है कि भाई एरे लिस्ट हमारी बनी, इसमें वैल्यू किस टाइप की गई, ठीक है, और इंडेक्सर डिफाइन करता है कि जो उसमें वैल्यूज गई हैं उसके अंदर वो सारी वैल्यूज एरे की तरह कैसे डील होगी, एरे की तरह कैसे ट्रीट होगी, जिसमें आप लूप लगा करके कैसे एक्सेस करोगे। ये ब्रैकेट में जिसे आप कलेक्शन बोलते हो, यह एक तरह का वर्चुअल एरे है। तो बेसिकली ये तो रेडीमेड है, बना बनाया है, इस तरह का आप खुद बना सकते हो, ऐसे वर्चुअल एरे आप खुद बना सकते हो। बहुत रेयर केस में ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बस जरूरत पड़ती नहीं है इंडेक्स सर्वर बनाने की, लेकिन रेयर जरूरत पड़ती है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे अक्सर, ये थोड़ा से हाई लेवल की चीज़ है, कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती है वो कई चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनाई जाती है, वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जब आप चीज़ों को सही तरीके से समझना चाहोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे, कल की क्लास में फिर आपको मैं इंडेक्सर के एग्जाम्पल सेक्शन इंडेक्सर बनाना दिखाऊंगा कैसे